आज रात 8:30 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कैबिनेट की बैठक में बोले, देश की महिलाओं को हराया गया, विपक्ष को खामियाजा भुगतना होगा। बिल गिरने पर बीजेपी कांग्रेस भिड़ी। प्रियंका गांधी बोली, सीटें बढ़ाकर सत्ता में बने रहने की साजिश नाकाम। स्मृति ने कहा, महिलाओं का हक छीनकर विपक्ष में मनाया जश्न। पश्चिम बंगाल में सीएम योगी का विपक्ष पर तीखा हमला। यूपी मॉडल और कानून व्यवस्था का किया जिक्र। कहा, इसी सख्ती के चलते राज्य में बड़े पैमाने पर विकास कार्य हो पाए हैं। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत। कथित दोहरी नागरिकता मामले में एफआईआर पर रोक। कल ही हाईकोर्ट ने दिया था राहुल के खिलाफ एफआईआर का आदेश। सोमवार को इस्लामाबाद में हो सकते हैं ईरान अमेरिका में दूसरे दौर की वार्ता। ट्रंप बोले, बुधवार तक नहीं हुई डील तो नहीं बढ़ेगा सीज फायर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत अपडेट पर और मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कूच बिहार का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन टीएमसी की गलत नीतियों की वजह से आज पश्चिम बंगाल अपनी पहचान खोते जा रहा है। चुनावी प्रचार के दौरान सीएम योगी अपने आक्रामक अंदाज में नजर आए। सीएम योगी ने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल का विकास करना है तो यहां ऐसी सरकार चाहिए जो अपनी पार्टी का नहीं, प्रदेश के लोगों के विकास के लिए योजनाओं को लागू करे। ये रिपोर्ट देखिए। हर हर जय श्री राम, जय जय श्री राम। सीएम योगी ने पश्चिम बंगाल में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कूच बिहार का इतिहास गौरवशाली रहा है। ये इलाका कभी एक स्वतंत्र रियासत था और यहाँ के शासकों ने अपनी संस्कृति और परंपराओं को सहेज कर रखा। यहाँ के लोगों ने समय समय पर अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी बंगाल ने देश को अनेक वीर सपूत दिए, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसकी वजह से इसे वीरों की धरती कहना पूरी तरह सही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंगाल न केवल राजनीतिक चेतना का केंद्र रहा है, इसी के साथ यह सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलनों की जन्मभूमि भी रही है। यहाँ से कई महान विचारक, साहित्यकार और क्रांतिकारी निकले, जिन्होंने देश की दिशा तय करने में अहम योगदान दिया। इसलिए बंगाल की धरा वीरों की धरा है। इस दौरान सीएम योगी ने टीएमसी सरकार पर अराजकता फैलाने का आरोप भी लगाते हुए कहा कि टीएमसी शासन में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद कमजोर हुई है और जनता को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीएम योगी ने चुनावी जनसभा के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कूच बिहार और पश्चिम बंगाल के मतदाता राजनीतिक रूप से जागरूक माने जाते हैं और वो अपने निर्णय सोच समझ कर लेते हैं। योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए जहां एक तरफ बंगाल की वीरता और गौरव का जिक्र किया, भारत के अंदर बंगाल की आध्यात्मिक परंपरा के साथ ही कला, संस्कृति, शौर्य और स्वावलंबन की भूमि के रूप में अपने आप को स्थापित की है। ऐसी पावन धरा का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों,
जब मैं यहां की स्थिति को देखता हूं तो स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र भारत के अंदर जिस रूप में इस नए मार्केट का निर्माण करने में यह क्षेत्र सफल हुआ, अन्नदाता किसानों की धरती है, चाय बागानों के श्रमिकों की धरती है, मेहनत कश व्यापारी और उनके अटूट स्वाभिमान की पावन धरा भी है। ऐसी पावन धरा को कौन नमन न करता हो। और इसीलिए आज ये मेरा सौभाग्य है कि बंगाल विधानसभा चुनाव के नाते मुझे आज यहां पर नमन करने का सौभाग्य और आप सबका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, बंगाल की धरती हमारे लिए सदैव प्रेरणा की धरती रही है। ये बंगाल, याद करिए, रामकृष्ण परमहंस जैसा सन्यासी, स्वामी प्रणवानंद जी जैसा युग दृष्टा सन्यासी, और याद करिए वैश्विक मंच पर भारत के सनातन की वैदिक परंपरा का झंडा गाड़ने वाले युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। वंदे मातरम ने भारत की आजादी का मंत्र बनकर के भारत को स्वतंत्र करवाया था, और 150 वर्ष के बाद वो इतिहास दोहराने जा रहा है, जब बंगाल में डबल इंजन की सरकार अब फिर से यहां पर बंगाल के गौरव की पुनर्स्थापना करने का कार्य करेगी। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी की सरकार की आलोचना भी की। इस दौरान सीएम योगी ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आती तो प्रदेश के विकास के लिए कई विकास योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। इसी के साथ बंद हो गई कई फैक्ट्रियों को भी फिर से शुरू किया जाएगा, जिससे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा और प्रदेश का विकास होगा। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल को फिर से वही गौरव वापस दिलाना चाहती है जिसके लिए उसे अतीत में जाना होता है। बहनों और भाइयों, जिस बंगाल ने आध्यात्मिक परंपरा से लेकर के अन्नदाता किसानों, कल कारखानों, युवाओं की प्रतिभा के माध्यम से वैश्विक पहचान बंगाल और भारत को दी हो, आज उस बंगाल के सामने पहचान का संकट आया है। पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने, 15 वर्षों में टीएमसी ने पहचान का संकट खड़ा कर दिया है। जो बंगाल भारत के अंदर भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन कहलाता था, आज वह बंगाल इनके लूट खसोट और करप्शन के कारण कंगाल हुआ जा रहा है। बंगाल आज लीडर की बजाय लूजर हो रहा है। बहनों और भाइयों, नौजवान बेरोजगार है, अन्नदाता किसानों के सामने लाचारी है, बेटी और बहन असुरक्षित है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसा करके सनातन के ऊपर प्रहार करवाना, अराजकता पैदा करना, अव्यवस्था पैदा करना, बेटी असुरक्षित है, व्यापारी असुरक्षित है, भय का माहौल है, पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव हो जाता है, कर्फ्यू लगता है, कोई सुरक्षित नहीं। बंगाल की धरती तो वंदे मातरम की धरती है, बंगाल की धरती भारत के राष्ट्रगान की धरती है, बंगाल की धरती तो इस भगवा की धरती है, भगवा की धरती। बंगाल की धरा तो
भारत की आध्यात्मिक परंपरा की धरा है और बंगाल की धरती को मां काली, मां दुर्गा और हर हर महादेव की धरती है। उसी रूप में बंगाल को आगे बढ़ाना है और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, बहनों और भाइयों, आपने बीजेपी को लगातार दूसरी बार सांसद दिया है। मैं इसके लिए आपका अभिनंदन करता हूं। श्री जयंत, डॉक्टर जयंत कुमार राय आपके लोकप्रिय सांसद हैं और संसद में आपकी आवाज को उठाते हैं। बाई इलेक्शन में टीएमसी ने गुंडागिर्दी करके सीट हथिया ली थी, लेकिन आज अब उनको इस सीट पर जबरन कब्जा नहीं करने देना है और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, ये टीएमसी के टेरर को, टीएमसी के माफिया राज को, टीएमसी के करप्शन को रोकने के लिए बीजेपी एकमात्र डबल इंजन की सरकार, एकमात्र विकल्प है, एकमात्र विकल्प है। सीएम योगी लगातार ही पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान सीएम योगी ने टीएमसी पर जमकर निशाना साधा और ममता बनर्जी की सरकार की हर मोर्चे पर नाकामी को बताते हुए लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर उन्हें पश्चिम बंगाल को एक विकसित राज्य बनाना है तो यहाँ एक ऐसी सरकार आनी चाहिए जो सिर्फ अपनी पार्टी के लिए नहीं, प्रदेश की जनता के विकास के लिए काम करे। पश्चिम बंगाल चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। यही वजह है कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में चुनावों को लेकर सीएम योगी को मैदान में उतारा है, क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि यूपी में माफिया राज और बुलडोजर एक्शन के बाद जनता में सीएम योगी की एक अलग तस्वीर बनी है और आज के समय में सीएम योगी प्रदेश के विकास और माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सिंबल बन चुके हैं। और आज पूरे देश में महिला आरक्षण का मुद्दा छाया हुआ है और इसको लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर जुबानी हमला कर रहा है। जहां किरेन रिजिजू ने इस मामले को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस महिलाओं के खिलाफ है, अधिकार न देकर जश्न मना रही। वहीं पश्चिम बंगाल में चुनावी जनसभा के दौरान सीएम योगी ने महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी दलों पर ये आरोप है कि उन्होंने महिला आरक्षण बिल को पास नहीं होने दिया। ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए जहां सीएम योगी ने टीएमसी पर जमकर निशाना साधा, वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल को पास नहीं होने दिया और आधी आबादी का अपमान किया, क्योंकि वो सीधे सीधे महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और अधिकारों से जुड़ा हुआ है। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि महिला आरक्षण का मुद्दा नया नहीं है। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई सालों से प्रयास किए जाते रहे हैं। इसी को देखते हुए महिला आरक्षण लाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करना था, लेकिन विपक्ष की वजह से महिला आरक्षण संशोधन बिल को पारित नहीं किया जा सका। कल आपने संसद का वो दृश्य देखा होगा जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की बहनों और बेटियों के लिए लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण का विधेयक 2029 में लागू करने का संशोधन प्रस्तुत किया। कांग्रेस, वामपंथ और टीएमसी ने उसको पास नहीं होने दिया। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं, याद करिए, ये लोग आधी आबादी को उसका हक नहीं देना चाहते, लेकिन घुसपैठियों की पैरोकारी करते हैं, घुसपैठियों की पैरोकारी करते हैं ये लोग। बांग्लादेशी घुसपैठियों की पैरोकारी करते हैं और मुसलमानों का नाम मतदाता सूची में चढ़े और उनका हक
इन गरीबों के हक पर डकैती डाल सके, इसकी पैरोकारी टीएमसी की सरकार बंगाल के अंदर करती है। ये कब तक चलेगा? और यही पर कहने के लिए आए हैं, कल का नारी शक्ति वंदन अधिनियम में आवश्यक संशोधन आदि आबादी को मिलने वाले उसके अधिकार में जो कांग्रेस, टीएमसी, सपा, वामपंथी दलों ने जो कल विघ्न बाधा डाली है, उसको गिराने का प्रयास किया है, उसको पास नहीं होने दिया है। इन्होंने आधी आबादी का अपमान किया है, उनके हक पर डकैती डलवाने का काम किया है, और देश की बहनें इसको स्वीकार नहीं कर सकती हैं, किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं कर सकती हैं। और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। सीएम योगी ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ने हमेशा ही महिलाओं को अधिकार दिलाने की कोशिश की है। सीएम योगी ने यूपी का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले जहां यूपी में गुंडाराज और महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, वहीं आज यूपी में किसी भी जगह पर दंगा नहीं होता है और महिलाओं को भी सुरक्षा दी जा रही है। इसी के साथ यूपी में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई विकास योजनाओं को भी लागू किया गया है। इसी के साथ सीएम योगी ने प्रदेश में घुसपैठ और संसाधनों के मुद्दे पर बड़ा आरोप लगाया। योगी ने कहा कि टीएमसी ने घुसपैठियों को बसाकर डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की है और इसके जरिए यहाँ के लोगों के जमीन और रोजगार पर कब्जे की साजिश रची गई है। माटी और मानुष की बात टीएमसी कहती थी। मां के साथ उनका व्यवहार कल देश की संसद में सबने देखा, पूरे देश, पूरी दुनिया ने देखा है। माटी बांग्लादेशी घुसपैठियों से पूरी तरह यहां के राजवंशियों की, यहां के नागरिकों के हक को छीन रही है और मानुष भयभीत है टीएमसी की गुंडागिर्दी से। नौजवान के सामने पहचान का संकट है। अन्नदाता किसान पूरी तरह पलायन करने के लिए मजबूर है, उसको उसकी उपज का दाम नहीं मिलता है। बंगाल में टीएमसी के 15 वर्ष के कार्यकाल में 7,000 से अधिक बड़े कारखाने बंद हुए हैं। 30 लाख नौजवान बेरोजगार हुए हैं। विकास के खारे तब पड़े, मोदी जी के द्वारा जो पैसा भेजा जाता है वह पैसा यहां के गरीबों में नहीं दिया जाता है, यहां के ट्राइबल के बीच में नहीं दिया जाता है, यहां के अनुसूचित जाति, जनजाति के नागरिकों तक पहुंचने में नहीं पहुंचता है। ये पैसा टीएमसी के गुंडे खा जाते हैं या बांग्लादेशी घुसपैठिए खा करके, इनकी मदद से खा करके आपके हकों पर डकैती डालने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, बंगाल में कारखाने बंद हुए हैं, धान के उत्पादन में गिरावट आई है, मछली उत्पादन में लगातार गिरावट आ रही है। कारण है सरकार अच्छा दाम नहीं देती है, यहां की टीएमसी सरकार पैसा नहीं देती है। टीएमसी को तब पैसा देने की या नौजवानों को रोजगार देने के लिए फुर्सत होती तो वो सोचती, उसको तो मुस्लिम तुष्टीकरण से फुर्सत ही नहीं है, वो मुसलमानों के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचती है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान सीएम योगी अपने पुराने आक्रामक अंदाज में नजर आए। सीएम योगी ने रोजगार, महिला सुरक्षा और महिला आरक्षण को लेकर टीएमसी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अगर विपक्ष को महिलाओं की राजनीति में भागीदारी की फिक्र होती है तो वो मिलकर इस बिल का समर्थन करेंगे। सीएम योगी ने इस बयान के साथ न केवल पूरे देश की महिलाओं से बीजेपी के समर्थन की अपील की, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी पर कड़ा प्रहार किया।
और अपने चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी ने पश्चिम बंगाल में बढ़ रहे अपराध और माफिया राज को लेकर टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में बीजेपी सरकार के आने से पहले भी माफिया राज था, लेकिन जब से यूपी में बीजेपी की सरकार आई है तब से या तो माफियाओं पर बुलडोजर की कार्रवाई या वो जेल की सलाखों के पीछे, या फिर अब कानून के डर से उन्होंने यूपी को ही छोड़ चुके हैं। सीएम योगी ने कहा कि अगर आप पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार को मौका देते हैं तो यहां भी यूपी की तर्ज पर गुंडाराज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी ने अपनी चुनावी जनसभा के दौरान टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि यूपी में अब माफिया राज नहीं, यूपी में सब चंगा है। गौ माता को अब कटने नहीं देंगे, हिंदू को अब बटने नहीं देंगे और बंगाल में अब बीजेपी की सरकार आएगी क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता बदलाव की तरफ देख रही है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में पिछले कुछ सालों में अपराध और संगठित माफिया गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की गई, जिससे लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। बंगाल के अंदर आज आप जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते क्योंकि या तो यहां की सरकार अत्याचार करवाती है या टीएमसी के गुंडे हमला करते हैं। दुर्गा पूजा के पहले उपद्रव हो जाता है। यहां की गवर्नमेंट दुर्गा पूजा और विसर्जन के दौरान अनुमति नहीं देती है, नहीं देती है। गौ हत्या करवाती है। यहां की सरकार लगातार प्रताड़ित करवाती है। आपका हक पर भी डकैती डलवाती है। ठीक यही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी थी 2017 के पहले। यही स्थिति हुआ करती थी। वहां कोई पर्व और त्योहार के पहले दंगे शुरू हो जाते थे। महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। किसी गरीब को हक नहीं मिलता था। बेटी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था, पलायन हो रहा था, अराजकता चरम पर थी। वहां पर भी कोई जय श्री राम बोलता था तो टीएमसी की ही पार्टनर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वहां हमला करवाती थी, पुलिस से पिटवाती थी। लगातार अराजकता थी। सड़कों पर जुमे के दिन पूरी सड़क जाम हो जाती थी, आवागमन ठप हो जाता था। सुबह 5 बजे से लेकर के मस्जिदों की आवाज से लोग परेशान रहते थे। बहन और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार। नो दंगा, नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में है सब चंगा। अब कर्फ्यू नहीं है, दंगा नहीं है, माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त यूपी है। और कोई माफिया और कोई दंगाई कभी दिखता है तो यूपी का बुलडोजर उसकी हड्डी पसली को तोड़ करके एक्सप्रेस वे बना देता है। एक्सप्रेस वे प्रदेश बना देता है उसको। जितने माफिया हैं, इन माफिया की संपत्ति को हमने कब्जे में लेकर के वहां के गरीबों के आवास बना दिए हैं। इसी के साथ सीएम योगी ने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गौ माता को अब कटने नहीं देंगे, हिंदू को अब बटने नहीं देंगे और अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आती है तो गोवंश की रक्षा के लिए कानून बनाया जाएगा। इसी के साथ सीएम योगी ने पश्चिम बंगाल के आगामी चुनाव को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता एक बड़ा बदलाव चाहती है और आने वाले चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आने वाली है और बीजेपी की सरकार आने के बाद आप लोगों को पश्चिम बंगाल में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। बंगाल के पास अंतिम अवसर है और इस घोष को सुनिश्चित करने के लिए कि गौ माता को कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बटने नहीं देंगे। याद रखना, मां का सपना तब साकार होगा। हमें बंगाल की धरती को घुसपैठियों की धरती नहीं,
मां काली, मां दुर्गा और मां सिद्धेश्वरी की धरती के रूप में यह स्थापित करना होगा। और इसके लिए डबल इंजन सरकार आपके पास है। डबल इंजन सरकार यह करके दिखाती है। हमने तो किया है यूपी में। आप देखो ना, 2017 के पहले राम भक्तों पर गोली चलती थी, डंडे चलते थे, और अब दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर अयोध्या में बन करके तैयार हो गया है। क्या ये लोग रोक पाए? क्या कांग्रेस, क्या सपा, क्या टीएमसी, क्या डीएमके, क्या इन्होंने राम मंदिर बनने से रोक पाए? नहीं रोक पाए। और तो जब चलती है डबल इंजन की स्पीड, बुलेट की स्पीड चलती है, बुलेट की स्पीड, ये सब उसमें पंचर होते जाते हैं। ये लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते। आज आप देखते होंगे यूपी के अंदर जब कावड़ यात्रा निकलती है हर हर महादेव का करते हुए, एक एक कावड़ यात्रा में 4-4 करोड़ लोग होते हैं शामिल। 4 करोड़ लोग एक एक कावड़ यात्रा में, अनेक कावड़ यात्रा निकलती है। गाजियाबाद से लेकर के हरिद्वार के बीच, प्रयागराज से काशी के बीच, अयोध्या से गोरखपुर के बीच, बरेली के अंदर, और हर कावड़ यात्रा में शिव भक्तों की पूरी टोली करोड़ों की संख्या में निकलती है। इसी के साथ सीएम योगी ने टीएमसी सरकार पर दुर्गा पूजा और विसर्जन जैसे धार्मिक आयोजनों को लेकर आरोप लगाते हुए कहा है कि इन धार्मिक आयोजनों के आयोजन की भी श्रद्धालुओं की अनुमति नहीं मिल पाती है। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती, मां दुर्गा की धरती रहेगी, वंदे मातरम की धरती रहेगी, और हर हर महादेव का गूंज इस धरा से लगातार चलना चाहिए। और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने श्री नरेश राय को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है। आप नरेश राय को अपना आशीर्वाद देंगे? सभी लोग, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, ऑन रोड पे जो लोग रोड के ऊपर हैं, सड़क के ऊपर हैं, फील्ड कम पड़ गया है, और इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, नरेश राय को विजयी बनाइए। बीजेपी की डबल इंजन सरकार लेके आइए। ये टीएमसी के गुंडे और उनके सिपा सालार जो धमकी दे रहे हैं ना, 4 मई के बाद ये लोग आपके सामने नाक रगड़ते हुए भीख मांगेंगे, घुटने टेकते करके। आप चिंता मत करिए, भय मुक्त वातावरण में कमल निशान पर वोट दिलवाइए बीजेपी को। सुरक्षा की गारंटी बीजेपी आपको देगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी ने टीएमसी पर भेदभाव का आरोप लगाया और जमकर निशाना साधा। इसी के साथ सीएम योगी ने गौवंश को लेकर भी टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आती है तो गौवंश के संरक्षण के लिए कानून बनाया जाएगा। सीएम योगी के चुनाव प्रचार के दौरान उमड़े जनसमूह को देखते हुए ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है आने वाले चुनाव में बड़ा फेरबदल हो सकता है। पश्चिम बंगाल में सीएम योगी के ताबड़तोड़ प्रचार से बीजेपी कार्यकर्ताओं में नया जोश है। सीएम योगी जिस तरह से लगातार टीएमसी पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहे हैं और इससे साफ हो जाता है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल चुनाव में राजनीतिक समीकरणों को बदलने का मन बना चुकी है। वहीं अगर पिछले चुनावों की बात की जाए तो सीएम योगी का स्ट्राइक रेट काफी बढ़िया रहा है और यही वजह है कि बीजेपी ने सीएम योगी के कंधों पर पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने की जिम्मेदारी दी है। और जिस तरह से सीएम योगी धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं उससे टीएमसी की नींद उड़नी तय है और हो सकता है कि पश्चिम बंगाल के आगामी चुनाव में सीएम योगी का चुनाव प्रचार बीजेपी प्रत्याशियों के लिए रामबाण साबित होगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।
मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही जो सिर्फ संस्थान न बनाए बल्कि एक नई सोच को दिशा दे। ऐसा ही नाम है विवेक पाठक। विवेक पाठक भारत अपडेट के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ एक दूरदर्शी मीडिया लीडर के रूप में पहचाने जाते हैं, जिनकी सोच में पत्रकारिता सिर्फ खबरों का प्रसारण नहीं बल्कि समाज के प्रति जवाबदेही का माध्यम है। वर्षों के अनुभव और मजबूत संपादकीय दृष्टि के साथ उन्होंने मीडिया जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। समाचार की गहराइयां, प्रस्तुति की सटीकता और दर्शकों के विश्वास को केंद्र में रखकर उन्होंने भारत अपडेट को एक मजबूत राष्ट्रीय मंच देने का संकल्प लिया है। उनके नेतृत्व में भारत अपडेट तेज, निष्पक्ष और विश्वसनीय पत्रकारिता की नई परिभाषा गढ़ रहा है। उनकी रणनीति स्पष्ट है, हर खबर तथ्यपरक हो, हर प्रस्तुति प्रभावशाली हो और हर दर्शक को मिले सच का भरोसा। विवेक पाठक का विजन है भारत अपडेट को देश के हर घर तक पहुंचाना और इसे ऐसा समाचार का मंच बनाना जो जनता की आवाज, राष्ट्र की सोच और सच्चाई का सबसे मजबूत माध्यम बने। उनकी अगुवाई में भारत अपडेट सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि भरोसे, निष्पक्षता और नई पत्रकारिता का प्रतीक बन रहा है। जब खबरें बनती हैं तो सच सामने लाने के लिए चाहिए एक बेखौफ आवाज, जहां हर खबर पर पैनी नजर हो, जहां हर मुद्दे पर सीधा सवाल हो, जहां सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे की सच्चाई दिखाई जाए। तेज, सटीक और बेबाक पत्रकारिता के साथ हर पल, हर खबर। भारत अपडेट। भारत अपडेट चैनल को मैं शुभकामनाएं देता हूं और जो इसके ऑनर विवेक जी हैं उनको भी हृदय से आभार और बधाई। मेरा पूर्ण विश्वास है कि भारत अपडेट समाज की, जनता की और देश और प्रदेश के जो समस्याएं और जो भी है वो जनता तक पहुंचाने में अपना सफल होगा, नीचे तक पहुंचेगा और आगे फ्यूचर में और आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरी शुभकामनाएं और इसका लाभ आम जनता को मिलेगा। इसके साथ में मैं बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं भारत अपडेट के और उनके मालिक विवेक जी को। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को मैं इसके लिए सभी माताओं, बहनों, उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं। साथियों, हमारे लिए देश हित सर्वोपरि है, लेकिन जब कुछ लोगों के लिए दल हित सब कुछ हो जाता है, दल हित देश हित से बड़ा हो जाता है, तो नारी शक्ति को, देश हित को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। इस बार भी यही हुआ है। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है। साथियों, कल देश की करोड़ों महिलाओं की नजर संसद पर थी। देश की नारी शक्ति देख रही थी। मुझे भी ये देखकर बहुत दुख हुआ कि जब ये नारी हित का प्रस्ताव गिरा तो कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी
सपा जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशी से तालियां बजा रही थी। महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजें थपथपा रहे थे। उन्होंने जो किया वो केवल टेबल पर थाप नहीं थी, वो नारी के स्वाभिमान पर, उसके आत्मसम्मान पर चोट थी। और नारी सब भूल जाती है, अपना अपमान कभी नहीं भूलती। इसलिए संसद में कांग्रेस और उसके सहयोग के उन सबके व्यवहार की कसक हर नारी के मन में हमेशा रहेगी। देश की नारी जब भी अपने क्षेत्र में इन नेताओं को देखेगी तो वो याद करेगी कि इन्हीं लोगों ने संसद में महिला आरक्षण को रोकने का जश्न मनाया था, खुशियां मनाई थी। कल संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन का जिन भी दलों ने विरोध किया है, उनसे मैं दो टूक कहूंगा। ये लोग नारी शक्ति को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। वो ये भूल रहे हैं कि 21वीं सदी की नारी देश की हर घटना पर नजर रख रही है। वो उनकी मंशा भांप रही है और सच्चाई भी भली भांति जान चुकी है। इसलिए महिला आरक्षण विरोध करके जो पाप विपक्ष ने किया है, इसकी उन्हें सजा जरूर मिलेगी। इन दलों ने संविधान निर्माताओं की भावनाओं का भी अपमान किया है और जनता द्वारा इसकी सजा से भी वो बच नहीं पाएंगे। साथियों, सदन में नारी शक्ति वंदन संशोधन किसी से भी कुछ छीनने का नहीं था। नारी शक्ति वंदन संशोधन हर किसी को कुछ न कुछ देने का था, देने के लिए संशोधन का था। ये 40 साल से लटके हुए नारी के हक को 2029 के अगले लोकसभा चुनाव से उसका हक देने का संशोधन था। नारी शक्ति वंदन संशोधन 21वीं सदी के भारत की नारी को नए अवसर देने, नई उड़ान देने, उसके सामने से बाधाएं हटाने का महायज्ञ था। देश की 50% यानी आधी आबादी को उसका अधिकार देने का साफ नियत के साथ, ईमानदारी के साथ किया गया एक पवित्र प्रयास था। नारी को भारत की विकास यात्रा में सहयात्री बनाने और सबको जोड़ने का प्रयास था। नारी शक्ति वंदन संशोधन समय की मांग है।
नारी शक्ति वंदन संशोधन उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी राज्यों की, हर राज्य की शक्ति में समान वृद्धि का प्रयास था। ये संसद में सभी राज्यों की आवाज को अधिक शक्ति देने का प्रयास था। राज्य छोटा हो, राज्य बड़ा हो, राज्य की आबादी कम हो या राज्य की आबादी ज्यादा हो, सबकी समान अनुपात में शक्ति बढ़ाने की कोशिश थी। लेकिन इस ईमानदार प्रयास की कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सदन में पूरे देश के सामने भ्रूण हत्या कर दी है। भ्रूण हत्या कर दी है। ये कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके जैसे दल इस भ्रूण हत्या के गुनहगार हैं। ये देश के संविधान के अपराधी हैं। ये देश की नारी शक्ति के अपराधी हैं। साथियों, कांग्रेस महिला आरक्षण के विषय से ही नफरत करती है। उसने हमेशा से ही महिला आरक्षण को रोकने के लिए षड्यंत्र किए हैं। इस दिशा में पहले जितनी बार भी प्रयास हुए, हर बार कांग्रेस ने इसमें रोड़े अटकाए हैं। इस बार भी कांग्रेस और उसके साथियों ने महिला आरक्षण को रोकने के लिए एक के बाद एक नए झूठ का सहारा लिया। कभी संख्या को लेकर, कभी किसी और तरीके से कांग्रेस और उसके साथियों ने देश को गुमराह करने की कोशिश की। ऐसा करके इन दलों ने भारत की नारी शक्ति के सामने अपना असली चेहरा सामने ला दिया है, अपना मुखौटा उतार दिया है। साथियों, मुझे व्यक्तिगत तौर पर आशा थी कि कांग्रेस अपनी दशकों पुरानी गलती सुधारेगी। कांग्रेस अपने पापों का प्रायश्चित करेगी। लेकिन कांग्रेस ने इतिहास रचने का, महिलाओं के पक्ष में खड़े होने का अवसर खो दिया। कांग्रेस खुद देश के अधिकांश हिस्सों में अपना वजूद खो चुकी है। कांग्रेस परजीवी की तरह क्षेत्रीय दलों की पीठ पर सवार होकर खुद को जिंदा रखे हुए है। लेकिन कांग्रेस ये भी नहीं चाहती कि क्षेत्रीय दलों की ताकत बढ़े। इसलिए कांग्रेस ने इस संशोधन का विरोध करवाकर अनेक क्षेत्रीय दलों के भविष्य को अंधकार में धकेलने का राजनीतिक षड्यंत्र किया है। साथियों, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, टीएमसी और दूसरी पार्टियां इतने वर्षों से हर बार वही बहाने, वही कुतर्क गढ़ते आए हैं, बनाते आए हैं। कोई न कोई टेक्निकल पेंच फंसाकर ये महिलाओं के अधिकारों पर डाका डालते रहे हैं। देश
राजनीति का ये बद्दा पैटर्न बराबर समझ चुका है और उसके पीछे की वजह भी जान चुका है। भाइयों बहनों, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध की एक बड़ी वजह है इन परिवारवादी पार्टियों का डर। इन्हें डर है अगर महिलाएं सशक्त हो गई तो इन परिवारवादी पार्टियों का नेतृत्व खतरे में पड़ जाएगा। ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनके परिवार के बाहर की महिलाएं आगे बढ़े। आज पंचायतों में, लोकल बॉडीज में जिन हजारों लाखों महिलाओं ने अपनी क्षमता को साबित किया है, जब आगे बढ़कर लोकसभा और विधानसभाओं में आना चाहती हैं, देश की सेवा करना चाहती है, परिवारवादियों के भीतर उनसे असुरक्षा की भावना बैठी हुई है। परिसीमन के बाद महिलाओं के लिए कहीं ज्यादा सीटें होगी, महिलाओं का कद बढ़ेगा, इसलिए इन लोगों ने नारी शक्ति वंदन संशोधन का विरोध किया है। देश की नारी शक्ति कांग्रेस और उसके सहयोगियों को इस पाप के लिए कभी माफ नहीं करेगी। मेरे प्रिय देशवासियों, कांग्रेस और उसके साथी दल डिलिमिटेशन पर लगातार झूठ बोल रहे हैं। ये इस बहाने विभाजन की आग को सुलगाना चाहते हैं, क्योंकि बांटो और राज करो, कांग्रेस ये पॉलिटिक्स अंग्रेजों से विरासत में सीख कर आई है और कांग्रेस आज भी उसी के सहारे चल रही है। कांग्रेस ने हमेशा देश में दरार पैदा करने वाली भावनाओं को हवा दी है। इसलिए यह झूठ फैलाया गया कि डिलिमिटेशन यानी परिसीमन से कुछ राज्यों को नुकसान होगा, जबकि सरकार ने पहले दिन से स्पष्ट किया है कि न किसी राज्य की भागीदारी का अनुपात बदलेगा, न किसी का रिप्रेजेंटेशन कम होगा, बल्कि सभी राज्यों की सीटें समान अनुपात में ही बढ़ेगी। फिर भी कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दल इसे मानने को तैयार नहीं हुए। साथियों, ये संशोधन बिल सभी दलों और सभी राज्यों के लिए एक मौका था, एक अवसर था। ये बिल पास होता तो तमिलनाडु, बंगाल, यूपी, केरला हर राज्य की सीटें बढ़ती, लेकिन अपनी स्वार्थी राजनीति की वजह से इन दलों ने अपने राज्यों के लोगों को भी धोखा दे दिया। जैसे कि डीएमके के पास मौका था कि वो और ज्यादा तमिल लोगों को सांसद विधायक बना सकती थी, तमिलनाडु की आवाज और मजबूत कर सकती थी, लेकिन उसने वो मौका खो दिया। टीएमसी के पास भी बंगाल के लोगों को आगे बढ़ाने का मौका था, लेकिन टीएमसी ने भी ये मौका गंवा दिया।
समाजवादी पार्टी के पास भी मौका था कि वो महिला विरोधी छवि होने के दाग को कुछ कम कर सके, लेकिन सपा भी इसमें चूक गई। समाजवादी पार्टी लोहिया जी को तो पहले ही भूल चुकी है। सपा ने नारी शक्ति वंदन संशोधन का विरोध करके लोहिया जी के सारे सपनों को पैरों तले रौंद दिया है। सपा महिला आरक्षण विरोधी है। ये यूपी की और देश की महिलाएं कभी नहीं भूलेगी। साथियों, महिलाओं के आरक्षण का विरोध करके कांग्रेस ने फिर एक बात सिद्ध कर दी है। कांग्रेस एक एंटी रिफॉर्म पार्टी है। 21वीं सदी के विकसित भारत के लिए जो भी निर्णय, जो भी रिफॉर्म जरूरी है, जो भी निर्णय देश ले रहा है, कांग्रेस उन सब का विरोध करती है, उसे खारिज कर देती है, उस काम के अंदर खलल डालती है। यही कांग्रेस का इतिहास है और यही कांग्रेस की नेगेटिव पॉलिटिक्स है। साथियों, ये वही कांग्रेस है जिसने जनधन, आधार, मोबाइल, स्त्री शक्ति का विरोध किया। कांग्रेस ने डिजिटल पेमेंट्स का विरोध किया। कांग्रेस ने जीएसटी का विरोध किया। कांग्रेस ने सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण का विरोध किया। कांग्रेस ने ट्रिपल तलाक के विरुद्ध कानून का विरोध किया। कांग्रेस ने आर्टिकल 370 हटाने का विरोध किया। हमारा संविधान, हमारे कोर्ट जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक आचार संहिता को, यूसीसी को जरूरी बताते हैं, कांग्रेस उसका भी विरोध करती है। रिफॉर्म का नाम सुनते ही कांग्रेस विरोध की तख्ती लेकर दौड़ पड़ती है। ऐसा कोई भी काम जिससे देश मजबूत होता है, कांग्रेस उसमें बाधाएं खड़ी करने के लिए पूरी शक्ति लगा देती है। कांग्रेस वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करती है। कांग्रेस देश में घुसपैठियों को भगाने का विरोध करती है। कांग्रेस मतदाता सूची के शुद्धिकरण, एसआईआर का विरोध करती है। कांग्रेस वक्फ बोर्ड में रिफॉर्म का विरोध करती है। साथियों, कांग्रेस ने शरणार्थियों को सुरक्षा देने वाले सीएए कानून तक का विरोध किया। इस पर झूठ बोलकर, अफवाहें फैलाकर देश में बवंडर खड़ा कर दिया। कांग्रेस माओवादी नक्सली हिंसा को समाप्त करने के देश के प्रयासों में भी रुकावटें डालती है। कांग्रेस का एक ही पैटर्न रहा है, कोई भी रिफॉर्म आए तो झूठ बोलो, भ्रम फैलाओ। इतिहास साक्षी है, कांग्रेस ने हमेशा यही नेगेटिव रास्ता चुना है। साथियों, जो भी कार्य देश के लिए जरूरी फैसला होता है, कांग्रेस इसको कारपेट के नीचे डाल देती है। कांग्रेस के इसी रवैये की वजह से भारत विकास की उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाया जिसका भारत हकदार है। आजादी के समय उस दौर में
हमारे साथ और भी कई देश आजाद हुए थे। ज्यादातर देश हमसे बहुत आगे निकल गए और इसकी वजह थी कि कांग्रेस हर रिफॉर्म को रोककर बैठी रही। लटकाना, भटकाना, अटकाना, यही कांग्रेस का सिद्धांत रहा है, यही कांग्रेस का वर्क कल्चर रहा है। कांग्रेस ने पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवादों को लटकाया। कांग्रेस ने पाकिस्तान के साथ पानी बंटवारे से जुड़े विवादों को लटकाया। कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण के निर्णय को 40 साल तक लटकाए रखा। कांग्रेस ने सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन को 40 साल तक रोके रखा। साथियों, कांग्रेस के इस रवैये ने हमेशा देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है। कांग्रेस के हर विरोध, हर अनिर्णय, हर छल प्रपंच का खामियाजा देश ने भुगता है, देश की पीढ़ियों ने भुगता है। आज देश के सामने जितनी भी बड़ी चुनौतियां हैं, वो कांग्रेस के इसी रवैये से उपजी हुई है। इसलिए ये लड़ाई सिर्फ एक कानून की नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की उस एंटी रिफॉर्म मानसिकता के साथ है, जिसमें सिर्फ नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है। और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश की सभी बहनें बेटियां कांग्रेस की इस मानसिकता को करारा जवाब दे के रहेगी। साथियों, कुछ लोग देश की महिलाओं के सपने टूटने को सरकार की नाकामी बता रहे हैं, लेकिन ये विषय कामयाबी या नाकामयाबी क्रेडिट का था ही नहीं। मैंने संसद में भी कहा था, आधी आबादी को उनका हक मिल जाने दीजिए, मैं इसका क्रेडिट विज्ञापन छपवाकर विपक्ष के सभी लोगों को दे दूंगा। लेकिन महिलाओं को दकियानुसी सोच से देखने वाले फिर भी अपने झूठ पर अड़े रहे, कायम रहे। साथियों, नारी शक्ति को भागीदारी दिलाने की लड़ाई दशकों से चल रही है। वर्षों से मैं भी इसके लिए प्रयास करने वालों में से एक हूं। कितनी ही महिलाएं ये विषय मेरे सामने उठाती रही हैं, कितनी ही बहनों ने पत्र के द्वारा मुझे सारी बातें बताई हैं। मेरे देश की माताएं, बहनें, बेटियां, मैं जानता हूं आज आप सब दुखी हैं, मैं भी आपके इस दुख में दुखी हूं। आज भले ही बिल पास कराने के लिए जरूरी 66% वोट हमें नहीं मिला हो, लेकिन मैं जानता हूं देश की 100%, 100% नारी शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं देश की हर नारी को विश्वास दिलाता हूं, हम महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाले हर रुकावट को खत्म करके रहेंगे, हटा करके रहेंगे। हमारा हौसला भी बुलंद है,
हमारी हिम्मत भी अटूट है और हमारा इरादा भी अड़िग है। महिला आरक्षण का विरोध करने वाली पार्टियां ये देश की नारी शक्ति को संसद और विधानसभाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने से कभी भी रोक नहीं पाएंगे। सिर्फ वक्त का इंतजार है। नारी शक्ति के सशक्तिकरण का बीजेपी एनडीए का संकल्प अक्षुण्ण है। कल हमारे पास संख्या बल नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए। हमारा आत्मबल अजेय है। हमारा प्रयास रुकेगा नहीं, हमारा प्रयास थमेगा नहीं। हमारे पास आगे अभी और मौके आएंगे। हमें आधी आबादी के सपनों के लिए, देश के भविष्य के लिए इस संकल्प को पूरा करना ही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र अपडेट चैनल को मैं शुभकामनाएं देता हूं और जो इसके ऑनर विवेक जी हैं उनको भी हृदय से आभार और बधाई। मेरा पूर्ण विश्वास है कि भारत अपडेट समाज की, जनता की और देश और प्रदेश के जो समस्याएं और जो भी है वो जनता तक पहुंचाने में अपना सफल होगा, नीचे तक पहुंचेगा और आगे फ्यूचर में और आगे बढ़ेगा। ऐसा मेरी शुभकामनाएं और इसका लाभ आम जनता को मिलेगा। इसके साथ में मैं बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं भारत अपडेट के और उनके मालिक विवेक जी को। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता है कि भारत अपडेट अपने नए संस्करण में दोबारा से लॉन्च किया जा रहा है। मुझे लगता है जिस तरीके से भारत अपडेट ने पहले लोगों की सेवा की और लोगों को सही सूचना फैलाने में अपना नाम पैदा किया है, उसी गरिमा को और आगे बढ़ाते हुए भारत अपडेट अब नए तरीके से लोगों को अच्छी और सही सूचनाएं सही समय पर देंगे ताकि लोग इसका पूरा लाभ उठा सकें। धन्यवाद आप और आपको फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद। जी नमस्कार, मैं मनोज तिवारी। भारत अपडेट के इस समाचार समूह के लॉन्चिंग पे मैं बहुत शुभकामना देता हूं और हमारे स्नेह कमल जी से जुड़े हैं विवेक पाठक जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरी टीम को आप निष्पक्ष और निर्भीक समाचारों का एक
नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत अपडेट पर और मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। और बात करेंगे बड़ी जानकारी की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन। महिला आरक्षण बिल पर बोले प्रधानमंत्री, महिला आरक्षण के बीच आने वाले रुकावट को खत्म करेंगे। कांग्रेस देश में दरार पैदा करना चाहती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस देश में दरार पैदा करना चाहती है। महिला आरक्षण बिल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन